हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं FST 25 के सॉल्यूशंस के साथ। बस बेटा मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से याद रखिए, हमेशा याद रखिए। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बुक पढ़ी और बेटा उसमें एक बात सीखी, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा सक्सेस इज कंपल्सरी। सक्सेस एक ऑप्शन नहीं है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं या नहीं, मैं कम में गुजारा कर लूंगा या नहीं। बेटा सक्सेस कंपलसरी चीज है बेटा, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बेटा आप कामयाब होंगे ना बेटा, तभी तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से सर्व कर पाएंगे, तभी तो आपके माँ बाप खुश हो पाएंगे, तभी तो आपको मजा आ पाएगा, तभी तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बेटा बेटा लोगों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लोगों को जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को जॉब्स दे पाएंगे। हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, पर कोशिश बस एक ही करनी है, दिमाग में एक ही बात बना लेनी है, बैठा लेनी है, सक्सेस इज कंपलसरी, सक्सेस इज नॉट अ ऑप्शन। ऐसा नहीं कि मैं कम में गुजारा कर लूंगा, उसमें बेटा आप अपनी कैपेबिलिटी को ही नहीं पहचान पाओगे, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी नहीं पहचानते हो। फिर बेटा अब अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेटा हताश होकर आगे बढ़ा नहीं जाता है, बेटा कोशिश करी जाती है, मेहनत करी जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। बच्चों बड़ी बड़ी कमाल की सेइंग है, कोशिश करिए, इसको दिल में रखिए। मेरे को कामयाब होना है, क्यों कामयाब होना है, रीजन ढूंढिए अपने लिए। बेटा अपना गोल सेट करिए, बड़ा गोल सेट करिए अपने लिए, रीजन ढूंढिए। मेरे को कामयाब होना है, माँ बाप को खुश करना है, मेरे को कामयाब होना है बेटा, लोगों के लिए आपको इंस्पिरेशन बनना है। आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, बेटा आप उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। बेटा आप लोगों की मदद कर सकते हैं अगर आप कामयाब हो। बेटा ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कामयाब होना। अगर आप कामयाब होंगे तो लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, है ना बेटा। लोगों को बहुत जरूरत है बढ़िया लोगों की, तो बेटा अगर आप कामयाब होंगे तो बेटा लोगों के लिए बहुत फायदा। अगर आपका फेलियर वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाने वाला है, अगर आप लाइफ में फेल हो जाते हैं बेटा किसी का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर आप कामयाब होते हैं तो बेटा बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। तो कामयाबी बेहद जरूरी है, डटे रहें, मेहनत करते रहें। बच्चों ये क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and option to question number 5, complete question number 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 and 14. 11 and 15 are together. 12 and 16, 13 and 17, 18 and 22, 19 and 23 and 24, 20, question number 20, 21, and this is question number 25. 26, 27, 28, 32, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, and this is the last question, 45. Let's start with the solutions. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन 10 meters, दैट इज 1 unit length is 10 meter, 1 unit mass is 10 kilogram and 1 minute is 1 unit time। तो बच्चों आओ देखते हैं, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 1 मीटर कितना आ जाएगा बेटा, 1/10 यूनिट लेंथ, ठीक है। और 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/10 यूनिट मास, ठीक है। अगला 60 सेकेंड जो है बेटा वो 1 यूनिट टाइम है, तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा 60 यूनिट टाइम, ठीक है। अब बेटा 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ml2 t-2, ठीक है।
अब 1 किलोग्राम बेटा क्या आ रहा है 1/10 यूनिट लेंथ, ठीक है। और 1 मीटर क्या आएगा बेटा, 1 मीटर जो आ रहा है 1 मीटर इज 1/10 यूनिट लेंथ, एक और 1/10, लेकिन अब ये स्क्वायर क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और पर सेकेंड स्क्वायर है ना, अपॉन 1 सेकेंड इज 1/60, तो 1/60 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये 2 जीरो तो कट जाएंगे यहां से, है ना। तो 36/10 दैट इज 3.6 यूनिट। बेटा 1 जूल जो होगा वो 3.6 यूनिट होगा ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। बेटा जो नया सिस्टम है उसमें बेटा जो 1 जूल है वो 3.6 यूनिट ऑफ एनर्जी होगा नए सिस्टम में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा। जैसे बच्चों 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है, वहां पर क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर, है ना। और 1 मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को अर्ग्स बोलते हैं, तो ये बन जाता है 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो ये अब ये नया यूनिट जो भी है ना, तो नया यूनिट जो भी है ना, तो 1 जूल आ रहा है 3.6 यूनिट ऑफ एनर्जी इन नया यूनिट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। जैसे 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग्स, 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन्स। आई होप आपको समझ में आ पाया है। अगला है सोलर कांस्टेंट। बेटा वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सोलर कांस्टेंट जैसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मतलब पेपर में नहीं पूछा जाता है। इनफैक्ट जब भी सोलर कांस्टेंट नाम का क्वेश्चन जब भी पेपर में मिला है आपको पास्ट में, तो वो इस तरीके से मिलता है कि सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन मेंशन होती है और फिर पूछते हैं बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोलर कांस्टेंट होता है 1 सेकंड में एक एरिया पे अर्थ के सन रेज आ रही हैं, तो 1 एरिया में 1 सेकंड में क्या एनर्जी आ रही है बेसिकली, तो 1 एरिया में 1 सेकंड में दैट इज पावर पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml2 t-2, और ये एरिया का होता है L2 और ये टाइम, तो L2 गया तो बचेगा क्या mt-3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल था, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। mt-3 विच इज ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये बेटा ये पहले भी आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। ए बी सी 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स की वेलोसिटी बतानी है और हमको कह रहे हैं सॉलिड डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड v किसकी है बेटा, सेंटर की है। तो बेटा ए बी सी की तो वेलोसिटी 0 होगी, है ना। तो सबसे पहले एंड वाला 0 देखो, एंड वाला 0 आना चाहिए। वो किस में आ रहा है बेटा, सेकंड और थर्ड दो ऑप्शन में आ रहा है। दैट इज मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। आइए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी अगर v है, r पे वेलोसिटी r ओमेगा होती है, जो r√2 पे होगा वहां पे वेलोसिटी r√2 ओमेगा होगी। तो b पे वेलोसिटी हो जाएगी r√2 ओमेगा, और r ओमेगा जो है वो v है, तो ये v√2 हो गई यहाँ की वेलोसिटी। और जो 2r डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी बेटा, 2r ओमेगा। क्या आएगी 2r ओमेगा, r ओमेगा v है तो ये बन जाएगा 2v। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 2v, है ना। अगला क्वेश्चन, अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. 100 seconds में overtake करना चाह रहा है if the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, है ना। तो कह रहे हैं बताओ कि कितनी वेलोसिटी से इसको चेज करना चाहिए ताकि वो 100 सेकेंड्स में ओवरटेक कर पाए। बेटा ये बस है जो 10 से जा रही है, स्कूटरिस्ट है जो v से आ रहा है ना। इसकी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा, दैट इज v-10। ये इसकी रिस्पेक्ट में हो गई, और कितनी दूरी पे है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है 100, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। और टाइम क्या 100, ठीक है। ओ सॉरी ये 1000 मीटर है क्योंकि 1 किलोमीटर पीछे है, तो बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना। यहां से बेटा ये 100 है, 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा 2000, तो 100v क्योंकि टाइम 100 है, 100v इज इक्वल्स टू 2000। तो यहां से बेटा v कितना आ जाएगा बेटा 20, है ना। मेरे को मालूम भी था कि अगर बेटा सेपरेशन अप्रोच वेलोसिटी नेट में 10 होनी चाहिए, तभी तो 1 सेकंड में 10 से पास में आएगा, तो 100 सेकंड में 1000 है। और वो कब हो सकती है जब v 20 हो, 20 से पास आ रहा है 10 से दूर जा रहा है, तो अप्रोच कितने से कर रहा है 10 से।
1 सेकंड में डिस्टेंस कितने से कम हो रहा है? 10 से, तो 100 सेकंड में 1000 से। आई होप समझ में आ पाया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास फोर्स टाइम ग्राफ दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम इन 10 सेकंड्स पूछा है। बेटा FT ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। FT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, FT ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चेंज इन मोमेंटम। FT ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। तो FT ग्राफ ये हमको बना के दे रखा है, ये 8 पे वैल्यू 1 आ रही है और उसके बाद बेटा नेगेटिव है 10 तक। फिर क्या रह रहा है बेटा? एक कांस्टेंट रह रहा है जिसकी वैल्यू -0.5 है। तो बेटा ये एरिया कितना आ रहा है? 2 × 0.5 दैट इज 1, बल्कि -1 कहना चाहिए। और यहां पर क्या आ रहा है? हाफ ऑफ 8 × 1 दैट इज 4। तो 4 - 1 चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 3। इंपल्स भी हम इसी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इंपल्स। तो ये आपको चेंज इन मोमेंटम वर्ड यूज करें या इंपल्स? एक्चुअली वैसे इंपल्स यूज होता है जब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्गली यूज्ड वर्ड बन चुका है अब। हमको कभी कभी इंपल्स उस कंडीशन में भी यूज कर लेते हैं वर्ड जब खाली चेंज इन मोमेंटम होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, 60 डिग्री एंगल पे खींच रहे हैं, बताना है कितने फोर्स पे वो जस्ट चल पड़ेगा? μ 0.5 है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये 1 किलोग्राम है ना, तो mg हो गया 10 नीचे को हो गया। फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री एंगल पे, तो F cos 60 F/2, F sin 60 F√3/2 और ये नॉर्मल। तो n प्लस दिस बराबर दिस, तो n प्लस F√3/2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 10 - F√3/2। और जब आगे का फोर्स F/2 μn हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हाफ दे रखी है, n की वैल्यू क्या है? 10 - F√3/2। बस म्यू की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखी है? हाफ। बिल्कुल सही, ये कटा यहां से और F निकाल लेंगे बेटा। F कितना आ जाएगा? F आ जाएगा 1 + √3/2 इज इक्वल टू 10। तो क्या बन जाएगा? 20/2 + √3, 20/2 + √3 विच इज ऑप्शन 2। बस आगे का जो फोर्स है बेटा F/2 उसको आपको μn के बराबर कर देना है, क्योंकि अगर अब इससे ज्यादा बढ़ाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जो रोक रहा है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से भी अगर जस्ट बराबर कर दिया, इसके बाद अगर हल्का सा भी अगर आपने बढ़ाने की कोशिश करी तो क्या होगा? खिसक जाएगा। आगे को जो फोर्स है वो जस्ट जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो जस्ट चलने की सिचुएशन आ चुकी है। इससे हल्का सा भी बढ़ाया तो चल पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके दोबारा देखेंगे। F फोर्स लगाया, मान लो कोई जनरल दे दे कि थीटा एंगल पे F फोर्स लगाया, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता दे रहा हूं। F फोर्स लगाया थीटा एंगल पे, तो आगे को फोर्स क्या आएगा? F cos थीटा। मार्कर एक और चाहिए भैया। F sin थीटा ऊपर को आएगा, नॉर्मल ऊपर को आएगा, ठीक है, और mg नीचे को आएगा। तो जो फ्रिक्शन आएगा सपोज करो कि वो μn है, ठीक है। अब क्योंकि अब जस्ट कंडीशन आ चुकी है, जस्ट चलने वाला है, तो F cos थीटा को किसके बराबर कर देंगे प्यारे बच्चों? μn के बराबर। किसके बराबर कर देंगे? μn के बराबर। और n क्या होगा? n + F sin थीटा बराबर mg। तो mg - F sin थीटा, ठीक है। यहां से आप F की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी बेटा? μmg अपॉन cos थीटा प्लस μ sin थीटा, ठीक है। यहां से F की वैल्यू आ गई μmg अपॉन cos थीटा प्लस μ sin थीटा। अब बेटा अगर आपको देखना हो, सपोज करो ये एक इंपॉर्टेंट यहां से ये याद रखने वाली चीज नहीं है, पर अगर कोई कहे दे मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिस पे चल पड़ेगा, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b²। जब ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा? μmg अपॉन √1 + μ²। बस बेटा यही मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हो गई। और कब होगा? इसका d/d θ 0 कर दीजिए, वहां से आ जाता है tan θ = μ। बेटा ये आपको याद रहना चाहिए। मिनिमम फोर्स कब लगता है? जब tan θ μ होता है। और वो कितनी वैल्यू होती है बेटा? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक इज μmg अपॉन √1 + μ²। μmg अपॉन √1 + μ²। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपल्स पूछा है at t = 2 सेकेंड, xt ग्राफ गिवन है। xt ग्राफ की स्लोप बेटा हमको देती है वेलोसिटी।
बेटा मैंने अभी PT1 एडवांस का एक सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया है 13th के लिए, है ना। उसमें क्या है, मेनली काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन है और मैंने सारी की सारी थ्योरी अप्रोक्सीमेटली उसमें बता रखी है। तो अगर आप वो देख लेते हैं तो काफी फायदा मिलेगा आपको, है ना। तो आप कोशिश करेंगे वो सॉल्यूशन भी एक बार देख लेंगे बच्चों, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे XT ग्राफ दे रखा है आपको। अब बेटा ये XT ग्राफ आपको दे रखा है, यहाँ पे ये XT ग्राफ है, ठीक है। अब 2 सेकंड पे वो पहुंच गया 4 पे। कहां पर पहुंच गया? 4 पे। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 है। बेटा देखो XT ग्राफ, पहले स्लोप कुछ है, बाद में स्लोप 0 है, x वही का वही है, दैट इज यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। और उससे पहले क्या 2 सेकंड में पहुंच गया 4 पे, तो वेलोसिटी क्या 2 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम। बेटा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कैसे पता लग रही है? 2 सेकंड में 4 पे पहुंच गया, 4/2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी 2, और मास कितना है 0.1। तो फाइनल मोमेंटम 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, 0.1 इंटू 2, इनिशियल वेलोसिटी 2, तो क्या आ गया -0.2। कौन सा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 2 ब्लॉक सिस्टम है, एक का मास 10 किलोग्राम है, एक का मास 4 किलोग्राम, आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block। ठीक है। अब बेटा कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हेवियर जो बेटा अभी लाइटर मास है वो तो रेस्ट पे, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे। हमने हेवियर मास को 14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी है। हेवियर मास जो है 10 किलोग्राम है, तो 10 इंटू 14 m1v1। बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बेटा जो हेवियर मास है 10, उसकी वेलोसिटी 14 है और लाइटर मास की 0 है, अपॉन m1 प्लस m2, वो क्या आ जाएगा 14, कट गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगी 10, विच इज ऑप्शन 3। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। 9th क्वेश्चन, बेटा पेपर डेफिनेटली थोड़े से हायर लेवल पे है इन कंपैरिजन टू नीट, पर मैं आपको ये कहूंगा बेटा ये पेपर से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। आप बहुत ध्यान से सॉल्यूशन देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जितने भी एफएसटीज हो रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक एफएसटीज थे जो थोड़ा ज्यादा ही मतलब एग्जैक्टली नीट लेवल पे जो थे वो आपको इजी लगे होंगे, पर कोई भी एफएसटी ऐसा नहीं है जो कि आपको सीखने को ना दे चीजें। तो कोशिश करें बेटा बहुत ध्यान से एफएसटीज के सॉल्यूशन देखें, ताकि आप बढ़िया सीख पाएं, आप बढ़िया आगे बढ़ पाएं, आप एक्चुअल नीट को फोड़ पाएं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, tan थीटा और tan अल्फा में रिलेशन निकालना है। किस किस में रिलेशन निकालना है? tan थीटा tan अल्फा में। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जो कि u वेलोसिटी से आ रही है थीटा एंगल पे, ठीक है, और अल्फा एंगल पे सपोज करो वो जा रही है, और v वेलोसिटी से। सबसे पहली बात फ्रिक्शनलेस है बेटा ये, तो इसलिए जो आगे को जो कंपोनेंट है वो यहां तो नॉर्मल आएगा इधर को, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पर इस डायरेक्शन में तो वही रहेगी, u cos थीटा u sin थीटा। तो u sin थीटा जो होगा वो तो v sin अल्फा के बराबर हो, क्योंकि v cos अल्फा ऊपर है। आई एम सॉरी, ये अल्फा है। जो इधर को जो वेलोसिटी होगी इन मतलब प्लेन के अलोंग, है ना, वो तो वही की वही रहेगी, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? v cos अल्फा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e टाइम्स u cos थीटा। ये हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। ओह, इसको उधर लिख दिया मैंने। चलो अगर डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? tan थीटा अपॉन e। बेटा u u कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा अपॉन e, और यहाँ पे क्या v कट जाएगा tan अल्फा। तो tan थीटा बाय tan अल्फा आ जाएगा e। tan थीटा बाय tan अल्फा इक्वल टू e, दैट इज ऑप्शन 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन बेटा ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये पहले आपके किसी पीटीसीटी में भी आ चुका था। आइए देखते हैं इसको। कह रहे हैं यहाँ पर एक रिंग है ना, ये डायमीटर है और ये एक रॉड है थीटा एंगल पे, है ना। यहाँ से बीड को छोड़ा, स्मूथ बीड है, कितनी देर में यहाँ पहुंचेगी? ये 2r हो गया, तो ये लेंथ हो गई 2r cos थीटा। कितनी लेंथ हो गई? 2r cos थीटा। तो s हो गया 2r cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां से छोड़ा तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a t स्क्वायर। g cos थीटा के कारण वो नीचे आएगा, हाफ g cos थीटा। एक्सेलरेशन g cos थीटा होगा, क्यों?
क्योंकि बेटा अगर ये बीड है mg cos थीटा mg sin थीटा, ये तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। mg cos थीटा इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन g cos थीटा आएगा, तो यहां से बेटा cos थीटा कट जाएगा, 4r आएगा, अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट r बाय g। ये टाइम निकल के आ जाएगा, ओ आई एम सॉरी, ये टाइम निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल है बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिए, सिंपली आपको टाइम मिल गया, है ना। और मैं पिछले पेपर में भी आपको बताया था अंडर रूट 2s बाय a होता है टाइम। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, डिस्प्लेसमेंट s करने में जो टाइम लगता है वो अंडर रूट 2s बाय a होता है बच्चों। s हो गया 2r cos थीटा, क्यों बेटा एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री, ये चीज 2r cos थीटा हो जाएगी, और एक्सेलरेशन g cos थीटा है, तो अंडर रूट 2s बाय a में s हो गया r cos थीटा, सॉरी 2r cos थीटा, 2 इंटू 2r cos थीटा बाय g cos थीटा, तो 4, ये 2 स्क्वायर का 2 बाहर, 2 अंडर रूट r बाय g। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, VB माइनस VA पूछा है। A पॉइंट जो है वो 4,2 है, 4,2, और B पॉइंट है 6,5। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, बेटा ग्रेविटी नीचे को होती है ना। यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो बेटा ये A पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे डेफिनेटली A पे, तो VB माइनस VA क्या आएगा नेगेटिव, VB माइनस VA विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा ऑप्शन है, 2, या तो सेकंड या तो फोर्थ। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो 1 चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 1 चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज 20, और F इधर को है, और डिस्प्लेसमेंट की हुई F डॉट S में Fs cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, 4 से 6 पे पहुंचा 2, तो 40, जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है 40, और आंसर क्या होना चाहिए -40। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, -40। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहाँ KQ बाय R होता है, KQ बाय R, R कम तो पोटेंशियल ज्यादा, R कम तो पोटेंशियल ज्यादा, R कम तो पोटेंशियल ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर को है, पोटेंशियल भी R जैसे से बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर को होती है उसके डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, B पे कम होगा, A पे ज्यादा, नेगेटिव आएगा। और कितना डिक्रीज आता है बेटा, मैं जितना वर्क करूंगा उतनी तो मेरी एनर्जी कम होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। 1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वर्क करेगी, फोर्स जो लग रहा है वो गया 20, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 2, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 दैट इज 40। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है एक मेटल प्लेट पे, इसमें क्या है एक मेटल प्लेट पे जो चार्ज दिए है प्यारे बच्चों, वो कुछ चार्ज दिया Q, जिसके कारण मतलब जो फील्ड आ रही है वो 10 वोल्ट पर मीटर आ रही है। अब कह रहे हैं वही चार्ज अगर प्लास्टिक प्लेट पे दे दो तो फील्ड क्या आएगी बेटा, अगर वही एरिया की है, सेम डायमेंशन की है, तो बेटा फील्ड वही आएगी। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था FST में, मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, वही अगर चार्ज है ना, वही चार्ज अगर मेटल प्लेट को दे दे या प्लास्टिक प्लेट को, तो बेटा जो फील्ड आएगी वो तो सेम ही आएगी। असल में बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत क्या घुसा होता है कि भैया नॉन कंडक्टर है, सिग्मा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और अगर मेटल है सिग्मा चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। बेटा अगर कोई नॉन कंडक्टर है तो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और अगर मेटल होता है तो उसके 2 सरफेस होते हैं, चार्ज केवल सरफेस पे आता है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी इधर भी है, सिग्मा इधर भी है, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो 2 सिग्मा बेसिकली, इस पे जो चार्ज डेंसिटी है अगर उसके हिसाब से देखें नॉन कंडक्टर के हिसाब से, तो इस पे 2 सिग्मा है, इसलिए 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। पर अगर कोई कहेगा टोटल चार्ज वही का वही उठा के दिया, तो चार्ज जो 1 एरिया पे आएगा दोनों साइड मिला के, अगर कोई कह दे दोनों साइड मिला के जो चार्ज है ना 1 एरिया पे, अगर 1 एरिया ले लें टोटल दोनों 1 साइड पे मिला के जो चार्ज है, अगर वो सिग्मा डैश है तो बेटा फील्ड सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। हाँ सिग्मा डैश 2 सिग्मा है, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट दिखने लग जाती है।
तो नॉन कंडक्टर में पूरी वॉल्यूम में भरा होता है चार्ज, कंडक्टर पे केवल सरफेस पे होता है। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन होती है सिग्मा, तो वो इस सरफेस की भी और इस सरफेस की दोनों की सेम है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो अगर क्यू चार्ज इसको उठा के देंगे तो क्यू बाई टू इधर आएगा, क्यू बाई टू इधर आएगा, तो क्यू बाई टू ए ये हो गई चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ये हो गई फील्ड, एक सरफेस के कारण, दो के कारण ये हो गई, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर उस पे बात करेंगे तो क्यू बाई ए ये चार्ज डेंसिटी आ गई नॉन कंडक्टर पे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट फील्ड वही आएगी, अलग नहीं आएगी, वही चार्ज है, वही एरिया पे है, तो फील्ड तो वही आएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ेंगे आगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहे हैं कैपेसिटेंस क्या है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, 5 मेटल प्लेट्स हैं। समझाता हूं मैं आपको, यह है क्वेश्चन नंबर 13। वन टू थ्री फोर, 4 मेटल प्लेट, आई एम सॉरी, ये दोनों कनेक्टेड हैं, इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ए और बी के बीच में, 1 2 3 4। ए से स्टार्ट करें या 2 से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का 1 के साथ कैपेसिटेंस है, सॉरी 2 का 1 के साथ कैपेसिटेंस है जो होता जाए, और 2 का 3 के साथ, सॉरी पहले 2 का 3 के साथ है ना, ये 3, इनके बीच में इक्विवेलेंट बताना है। फिर 2 का 1 के साथ भी है, जो जो लेते जा रहे क्रॉस मारते चलेंगे, और 1 और 4 सेम पोटेंशियल पे हैं, तो एक ही वायर से ज्वाइन करना पड़ेगा, 4 वाली प्लेट बना दी, और 4 का 3 से है, और 3 और 3 तो सेम पोटेंशियल पे होंगे, ज्वाइन कर दो। इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इसका अगर सी है, आइडेंटिकल है सबका, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, सी का क्या हो जाएगा, सी बाई टू प्लस सी क्या हो जाएगा, 3/2c, दैट इज 3/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, 3/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4। बेटा कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक ही तरीका है बेटा, दोबारा देखेंगे, पक्के से समझने की कोशिश करेंगे, टाइम पास नहीं करना है। द प्लेट्स ऑफ अ capacitor are charged to a potential difference V and then connected across a resistor. The potential difference across the resistor decreases exponentially with time. कह रहे V/3 हो गया कितनी देर में, 2 सेकंड में, और कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, है ना, सॉरी 1 सेकंड बाद V/3 हुआ तो 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा। याद दिला देता हूं बेटा, ये बातें कई बार बता चुका हूं, ये बिल्कुल वही जो डिके लॉ आता है इसमें, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। अगर जब डिस्चार्जिंग होती है तो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करता है, Q इक्वल टू कैपिटल Q इक्वल टू कैपिटल Q e की पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना बेटा, n इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो मैंने आपको कई बार बताया, अगर t टाइम में वैल्यू हाफ हुई तो 2t टाइम में हाफ का हाफ नहीं आया, तो और t टाइम में अगर 1/3 हुई तो 2t टाइम में 1/3 का 1/3। इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता है, e की पावर माइनस टी बाई आर सी टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो बेटा अगर आप सोचिए t टाइम में ये चार्ज हो गया तो 2t टाइम बाद क्या होगा, q इक्वल टू कैपिटल Q डैश इक्वल टू कैपिटल Q e की पावर माइनस 2t बाई आर सी, ये बन जाएगा Q e की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू e की पावर माइनस टी बाई आर सी। दैट इज अगर ये f है, अगर ये f है तो पहले बेटा अगर QF हुआ था तो अब Q इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, f 2 बार। तो अगर पहले 1/3 हुआ था तो 2t टाइम में क्या जाएगा, 1/3 का 1/3, दैट इज Q/9 हो जाएगा। तो पहले अगर चार्ज अगर 1/3 हुआ था, पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 हुआ था, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज V इक्वल टू Q/C। अगर चार्ज 1/3 हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1/3। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा था पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 हुआ, तो चार्ज भी तो 1/3 हुआ है। तो बेटा अगर चार्ज अगर 1/3 होगा, क्योंकि V की वैल्यू क्या आएगी ये, तो बेटा V जो बन जा रहा है वो बन जा रहा है V नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। V हो गया t टाइम बाद, ये इनिशियल है V नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो t टाइम में अगर 1/3 हुआ तो 2t टाइम में क्या हो जाएगा, 1/3 का 1/3। t टाइम में अगर 1/3 हुआ तो 2t टाइम में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/3 का 1/3, दैट इज 1/9। बेटा यही चीज इसमें आती है, यही चीज डैम्प्ड ऑसिलेशन में आती है। अगर कोई कह दे कि 3 सेकंड बाद अगर हाफ हुआ है तो 6 सेकंड बाद क्या होगा, हाफ का हाफ, दैट इज 1/4।
3 सेकंड बाद 1/10 हुआ है, तो 6 सेकंड बाद क्या हो जाएगा 1/10 का 1/10, दैट इज 1/100, दैट इज 1/100। इसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं करंट डेंसिटी इज J नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R। J नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R, अगर बेटा J नॉट स्मॉल r बाय कैपिटल R अगर ये करंट डेंसिटी है, ठीक है, पूछ रहे करंट कितना आ जाएगा। बिल्कुल बेटा बकवास क्वेश्चन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। R पे छोटा सा dr ले लीजिए, क्योंकि अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रही है ना, तो dr के लिए मैं मान सकता हूं कोई चेंज नहीं आएगा। तो J नॉट R बाय R ये हो गई करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, इंटू 2 पाई R dr। वन एरिया से ये करंट इंटू एरिया, ये हो गया जो करंट जाएगा इतने से 0 से R तक इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल करंट आ जाएगा 2 पाई J नॉट बाय R, और ये क्या है R स्क्वायर dr का क्या हो जाएगा R क्यूब बाय 3, तो एक R कटेगा R स्क्वायर बाय 3, पाई R स्क्वायर को कह दीजिए A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखा है A, तो 2/3 J नॉट। बेटा ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके। जे डीए का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है, जे डीए का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, वन एरिया से करंट जे डीए से जे डीए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या हो अगले क्वेश्चन में, ताकि पावर डिसिपेटेड 1 ओम में मैक्सिमम हो। बताता हूं बेटा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 16, ये 10 वोल्ट है, x 10 1 हाफ 1, पूछ रहे x की वैल्यू क्या हो ताकि इसमें हीट डिसिपेटेड मैक्सिमम हो। पावर डिसिपेशन अगर x में मैक्सिमम चाहिए, इसमें अगर सॉरी 1 में मैक्सिमम चाहिए, तो करंट मैक्सिमम चाहिए, करंट बेसिकली टोटल करंट मैक्सिमम चाहिए। तो x की वैल्यू क्या लूं ताकि टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाए 0। करंट अगर मैक्सिमम चाहता हूं तो रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, इसको शॉर्ट सर्किट ही कर दिया भैया, खाली मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तभी करंट मैक्सिमम होगा, तभी इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत। अगला क्वेश्चन फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं आर की वैल्यू क्या हो ताकि जब स्विच क्लोज रखे दोनों के दोनों या दोनों के दोनों ओपन रखें तो एमीटर की रीडिंग सेम आए। एमीटर की रीडिंग, आई वांट एमीटर टू रीड द सेम। क्वेश्चन नंबर 17 में वी वांट रीडिंग ऑफ एमीटर टू रिमेन द सेम। ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है बेटा, ये 300 ओम है, ये आर है, ये 100 ओम है। कह रहे हैं दोनों स्विचेस जब ओपन है तो जो एमीटर की रीडिंग आ रही तो क्या आएगी बेटा, करंट यहां से जा रहा है और ये रेजिस्टेंस कितना है 50, तो बेटा करंट कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो गया वोल्टेज, 300 100 400 450, 3/2 अपॉन 450, ये हो गया करंट पहले, है ना, जिसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 150 इंटू 2 300। तो जो पहले करंट है बेटा वो 1/300, ठीक है, 1/300 एम्पियर। अब कह रहे हैं जब इसको अगर क्लोज भी कर दे रहे हैं तो भी 1/300 एम्पियर, तो इसकी तो शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, इसमें तो करंट जाना नहीं, हटाओ कहीं और लगाओ। अब इसमें अगर करंट वही है 1/300, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसके क्रॉस 1/300 इंटू 100 1/3 वोल्ट, और टोटल क्या है 3/2 वोल्ट, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3/2 माइनस 1/3, क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है, इसमें 1/3 है, तो इसमें कितना है 3/2 माइनस 1/3, जो की वैल्यू कितनी बन जा रही है, कितना वोल्ट बन जा रहा है, 9 माइनस 2 7 7/6 वोल्ट, ये 7/6 वोल्ट है। तो इसमें करंट क्या आ जाएगा 7/6 अपॉन 300, 7/6 अपॉन 300 7/1800, 7/1800
1800, जिसमें से 1/300 इसमें जा रहा है। 1/300 मतलब 6/1800 कह सकता हूं, ताकि मतलब वो इसलिए ऐसा कह रहा हूं 6/1800 ताकि आसान हो जाए बोलना। तो इसमें 1/1800 हो गया करंट, 1/1800 एम्पियर। बस अब लगा दो I1R1 इक्वल टू I2R2। बेटा करंट अगर 6 टाइम्स है तो इसमें रेजिस्टेंस 6 टाइम्स होगा, दैट इज 600 ओम। I1R1 इक्वल टू I2R2, 1/1800 इंटू R इज इक्वल टू 6/1800 इंटू 100। तो R क्या आ गया 600। आई होप मैं आपको बता पाऊँ बच्चों हमने किया क्या। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ बेटा, जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इसमें करंट कह रहे हैं वही है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, टोटल 1.5 है। कुछ इसके क्रॉस हो कुछ इसके क्रॉस, टोटल 1.5 है। तो इसके क्रॉस अगर पता लग गया तो इसके क्रॉस पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस है, इसमें करंट पता लग गया। अब जो टोटल करंट आया पता लग गया, इसमें कितना जा रहा है ये पता है, इसमें कितना जा रहा है ये पता लग गया। फिर चौस करंट लॉ लगा के फिर I1R1 इक्वल टू I2R2 लगा के आपने बड़े आराम से क्या निकाल लिया, R। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, बताइए कि ये कितना है। मैग्नेटिक फील्ड O पे कितनी आएगी, फोटो बना के दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। आइए भैया करते हैं। इतना मुश्किल सवाल आ गया है आपके सामने, है ना। ये शानदार तरीके से बोर्ड चमका दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ओके, ऐसे आ रहा है पहले करंट, फिर ऐसे गया, फिर इसकी तरफ आया, फिर ऐसे गया, फिर इसकी तरफ आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, अब यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछिए बेटा। थीटा एंगल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है। अगर कोई आर्क है थीटा एंगल की, आर रेडियस की, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आती कितनी है सेंटर पे। μ0I/2r आती है 2π एंगल के कारण, पूरे के कारण μ0I/2r आती है 2π एंगल के कारण। तो 1 एंगल के कारण कितनी आएगी, μ0I/2r अपॉन 2π। फिर थीटा के कारण कितनी आ जाएगी, इंटू थीटा। ठीक है, अब बेटा मेरी बात सुने, θ/2π तो तीनों में ही आना है, μ0I भी सब में आना है, बस रेडियस अलग अलग है। इसका R है, इसका 2r है, इसका 3r है। ये दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेम डायरेक्शन में, करंट सेम है, इसमें ऐसे है तो इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो μ0I/2r θ/2π ये कॉमन आ जाएगा, 1 - 1/2 + 1/3 नहीं आया बेटा। अगर इसके कारण B है तो इसके कारण B/2 होगा मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि R डबल हो गया। इसके कारण B/3 होगा, पर इसके कारण डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसके कारण B है तो इसके कारण -B/2, इसके कारण +B/3। बस वही कर रहा हूं, B कॉमन ले लिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस करना है, B कॉमन ले लिया, 1 - 1/2 + 1/3 और B ये रहा। इसके बाद तो कर ही लेंगे भैया, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19th। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d कैरीज I करंट I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब सेम करंट होता है तो अट्रैक्शन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक बात बतानी भूल गया, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0, क्योंकि डीएल भी इधर है और आर भी इधर है। तो डीएल क्रॉस आर क्या बनेगा, 0। डीएल क्रॉस आर विल बी 0, क्योंकि डीएल और आर सेम डायरेक्शन में। तो 0 0 0 स्ट्रेट पोर्शंस के कारण। बेटा अगर ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, डीएल भी उधर को और आर भी उधर को, डीएल क्रॉस आर μ0/4π I dl क्रॉस आर बाय आर क्यू, ये होता है फॉर्मूला। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा अट्रैक्ट करते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में करंट हो या रिपल, सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करते हैं, क्यों, आइए देख लेते हैं। बेटा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी, फिर IL क्रॉस B किधर को आएगा, इधर को। जैसे भी आप देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से इधर को L से B की तरफ घुमाइए, थंब का डायरेक्शन फोर्स, तब भी अट्रैक्शन दिख रहा है भैया, अट्रैक्शन आ रहा है, दिख रहा है भैया। तो μ0I1I2/2πd होता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, μ0I1I2/2πd। तो μ0II/2πd क्या हो गया बेटा, μ0II/2πd। तो अट्रैक्शन आएगा μ0I1I2/2πd होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद होना चाहिए, μ0I1I2/2πd। अगला क्वेश्चन है
बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, हम चाहते हैं मिनिमम स्पीड जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की पाथ आए वो स्ट्रेट लाइन आ जाए। जो इलेक्ट्रॉन की पाथ है प्यारे बच्चों वो मैं स्ट्रेट लाइन चाहता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन की पाथ प्यारे बच्चों मैं स्ट्रेट लाइन चाहता हूं तो कब आ सकती है बताइए मेरे को, फटाफट से बोलिए साथ में। जब QV क्रॉस B और QE बैलेंस कर जाए, जब QV क्रॉस B और QE बैलेंस कर जाए, है ना। अब QV क्रॉस B और QE मेरे को बैलेंस करवाने हैं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। दैट इज QVB sin थीटा। मैं चाहता हूं QE के बराबर हो जाए। ये कब हो सकता है? V की वैल्यू क्या आ गई? E/B sin थीटा। अब मिनिमम चाहिए, दैट इज sin थीटा, मैक्सिमम चाहिए, डिनोमिनेटर मैक्सिमम तभी तो वेलोसिटी मिनिमम। तो E/B इज द मिनिमम वेलोसिटी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन पाथ में जा सकता है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। E/B इज द मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि E/B sin थीटा बेटा बेसिकली अगर दो ही फोर्स है QV क्रॉस B और QE, तो हम चाहेंगे क्या? हम चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाए विद कांस्टेंट स्पीड, तो नेट फोर्स जीरो चाहते हैं। नेट फोर्स जीरो कब होगा? QVB sin थीटा और QE बराबर होने चाहिए। यहां से V निकाला E/B sin थीटा मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम, वैल्यू मिनिमम। सिंपल मक्खन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में, ये तो बेटा फेमस क्वेश्चन है आपके पास। एक बार मैग्नेट अप्रोच कर रही है एक रिंग को, बड़ी अच्छी बात है भैया। ये रिंग है, रिंग क्या है बेटा? ये रिंग है ना, इसी के कारण बड़े होके होती है सफरिंग। क्या होती है? सफरिंग। अब बेटा देखो यहाँ पर ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये V वेलोसिटी से पास आती है, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताओ, V वेलोसिटी बनानी क्या बना रहा भाई? नॉनसेंस। तो बेटा V वेलोसिटी से पास आती हुई, अच्छा एक बात बताओ, मान लो बार मैग्नेट वहीं होती और अगर रिंग पास आती V से, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम होता या अलग होता? सेम होता। बेटा ये पास है तो भी चेंज इन फ्लक्स वो आएगा, ये पास है तो भी चेंज इन फ्लक्स वही आएगा। बेसिकली इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में, बार मैग्नेट के पास में फील्ड लाइंस पास पास में। ठीक है, तो बेटा दोनों केस में ईएमएफ इंड्यूस सेम होगा। और कह रहे हैं अगर दोनों एक दूसरे से उसी स्पीड से दूर जाने लग जाएं, बेटा पास है या दूर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो वही होगा, ईएमएफ तो वही होगा। पर अगर दोनों के दोनों वी से जाने लग जाए या ये 2V से जाने लग जाए, बात तो वही हो जाएगी, V प्लस V2V, है ना। तो V से आ रहा है अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ E है, आप ये कह सकते हैं ये अब 2V से अकेला जा रहा है। बेटा VV से दोनों जा रहे हैं, आप कह लो 2V से मैग्नेट अकेली जा रही, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा? बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बेटा? बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके पास आने से बढ़ रही है। अगर ये V रेट से पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जो भी रेट से बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेटा बेसिकली ईएमएफ है। अगर ये V से पास आ रहा है या ये V से दूर जा रहा है तो ईएमएफ तो वही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वही है, बस एक में बढ़ रहा होगा और एक में घट रहा होगा। पास आ रही होगी तो बढ़ रहा होगा, दूर जा रही होगी तो घट रहा होगा। अब अगर V से दोनों दूर जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं V से ये दूर जा रहा है, V से ये, तो बेसिकली सेपरेशन 2V से बढ़ रहा है, तो आप कह दीजिए खाली ये 2V से दूर जा रहा है। तो इस केस में अगर ईएमएफ E आया था, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डबल हो जाएगा बेटा, 2E आएगा। तो ईएमएफ क्या आ जाएगा? 2E, दैट इज ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी है। अरे बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी है। आपसे कह रहे हैं बताइए करंट की पीक वैल्यू किस टाइम पे आएगी? करंट की पीक वैल्यू सबसे पहले कब आएगी? जब साइन पाई बाई 2 होगा तभी तो 1 होगा। करंट की पीक वैल्यू 100, I इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी। कब मैक्सिमम होगी? जब 200 पाई टी की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। खट खट टी 1/400, खत्म। नहीं आया या आया? आया सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ईएम वेव्स है प्यारे बच्चों, है ना, इंटेंसिटी 1400 है, 1.5 मीटर स्क्वायर पे आ रही है और कह रहे कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले रहा है। बताओ फोर्स कितना आएगा? अरे भाई इंटेंसिटी आई है, दो तरीके के सरफेस के बारे में बताया था, दो फिर से बता देता हूं बेटा। ये ए एरिया है, तो अगर आई इंटेंसिटी 1 एरिया पे 1 सेकंड में आई एनर्जी आएगी, ए एरिया पे 1 सेकंड में आई आएगी। ठीक है, आई ई बाय सी होता है मोमेंटम, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या हो जाएगा? अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया तो जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। अब मोमेंटम में चेंज क्या है? पहले ये था 1 सेकंड बाद हो गया जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा? आई ए बाय सी। और अगर मान लो पहले आ रहा था आई इंटेंसिटी,
तो I इंटू ए ये हो गई एनर्जी, E बाय सी ये हो गया मोमेंटम, और बाद में क्या हो जाएगा बेटा, मतलब यही जो मोमेंट अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, अगर मान लो एब्जॉर्प्टिविटी 0 हो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, तो जो पहले मोमेंटम था वही बाद में रहेगा, बस ऊपर को हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, P माइनस माइनस पी, 2P 2IA बाय सी। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगी तो फोर्स ये आएगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगी तो फोर्स ये आएगा। मैं फिर बोल दे रहा हूं बेटा, ऐसे ही समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर ए एरिया है, इंटेंसिटी आई आ रही है, 1 एरिया पे 1 सेकंड में आई एनर्जी आ रही है, 1 एरिया में 1 सेकंड में आई एनर्जी आ रही है, 1 एरिया में 1 सेकंड में बेटा आई एनर्जी आ रही है। तो ए एरिया में 1 सेकंड में कितनी आएगी, आई ए, कितनी आएगी, आई ए, है ना। अगर ए एरिया में 1 सेकंड में आई ए आएगी, एनर्जी आई ए आ रही, तो मोमेंटम क्या होगा, आई ए बाय सी। क्वेश्चन है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, तो फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। पहले तो फोटॉन्स आ रहे थे, वो उसने पूरे एब्जॉर्ब कर लिए, तो आई ए बाय सी यही मोमेंटम था, और यही मोमेंटम में चेंज है क्योंकि फाइनली 0 हो गया। और 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आया उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता, जो आई ए बाय सी नीचे था मोमेंटम, वही आई ए बाय सी ऊपर हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2IA बाय सी, है ना बेटा। ये मैंने बड़े अच्छे से आपको बता रखी है थ्योरी, एक बार कॉपी पलटेंगे, है ना, एग्जैक्ट यही वर्ड्स में आपको बेटा लिखा हुआ मिल जाएगा। प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से। मैं बेटा बस आपको ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर ए एरिया है, आई इंटेंसिटी है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, 1 में से 1 एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आई इंटू ए एनर्जी आ रही है, ई बाय सी ये हो गया मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। 1 सेकंड में जो एनर्जी आ रही है ये मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो फोर्स क्या हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, आई ए बाय सी, खत्म। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तो आई ए बाय सी, जो मोमेंटम था, जो एनर्जी आई उतनी एनर्जी वापस जाएगी आई ए, तो यही मोमेंटम हो गया। और मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, आई ए बाय सी माइनस माइनस आई ए बाय सी, 2IA बाय सी इज फोर्स फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, फॉर परफेक्टली अब्सॉर्बिंग IA बाय सी। कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, क्वेश्चन दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन सबसे लल्लू क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ का सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहे हैं बच्चों कि बताइए थीटा कितना होगा नॉर्मल के साथ √2 वाले मीडियम में। √2 वाले मीडियम में नॉर्मल के साथ थीटा कितना होगा, पहले 1 वाला मीडियम है, फिर √3 वाला है, फिर √2 वाला है। 45 डिग्री पे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई। मान लो ये थीटा नॉट है, मैं जानता हूं 45 है, ये थीटा 1 है, तो ये भी थीटा 1, और ये क्या हो जाएगा, थीटा 2। बेटा 1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू √3 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √3 साइन थीटा 1 इक्वल टू √2 साइन थीटा 2। इसका कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करिए, आंसर निकालिए। ये नहीं कि पहले ये निकाल लीजिए थीटा 1, बेटा μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2 इक्वल टू μ3 sin थीटा 3, क्योंकि μ2 sin थीटा 2 इक्वल टू μ3 sin थीटा 3, तो डायरेक्टली इन दोनों को कंपेयर करिए। sin थीटा नॉट ये 45 था, तो 1 इंटू साइन 45, 1 बाय √2, बहुत शानदार, √2 इंटू साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 बाय 2, 1 बाय √2, 1 बाय √2, 1 बाय 2, थीटा 2 क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, बहुत शानदार। ऑप्शन 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 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं, हाँ लेटरल शिफ्ट पूछिए बेटा। रटा होता है फॉर्मूला TI1 माइनस 1 बाय म्यू, TI1 माइनस 1 बाय म्यू, बोलेंगे TI1 माइनस 1 बाय म्यू, बोलो ना यार, TI1 माइनस 1 बाय म्यू, TI1 माइनस 1 बाय म्यू, अरे बोलो TI1 माइनस 1 बाय म्यू, TI1 माइनस 1 बाय म्यू। आइए बच्चों याद दिलाते, हमारा तो यही काम है, याद दिलाते रहेंगे बच्चों। बहुत शानदार, ये देखो ड्र, और फिर ड्र पैरेलल। तो शिफ्ट कितनी आती है प्यारे बच्चों, शिफ्ट जो आती है वो आती है TI1 माइनस 1 बाय म्यू। कह रहे हैं आई और आर छोटे हैं, ठीक है भैया। ओह आर होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल के साथ, तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। छोटा है इसलिए साइन आई के बराबर हो गया, साइन आर के बराबर, आई बाय आर आ गया म्यू, आर बाय आई आ जाएगा 1 बाय म्यू। और लेटरल शिफ्ट कितनी होती थी, TI1 माइनस 1 बाय म्यू, और 1 बाय म्यू क्या है, आर बाय आई, तो TI1 माइनस
आर बाई आई, टी आई 1 माइनस आर बाई आई, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। बच्चों आप आया है, आप आया सर। बेटा ध्यान से सुनेंगे, समझा देंगे, थोड़ा सा तो जल्दी करा रहा हूं लेकिन इतना जल्दी तो समझना आना चाहिए। बच्चों ध्यान से देखिए, रिवाइंड करें, टी आई 1 माइनस 1 बाय म्यू, टी आई 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। और भैया सब बढ़िया ना, थक तो नहीं गए भैया देखते देखते सॉल्यूशन? थक गए हैं तो उठे, जाके पानी पिए, और भी कुछ करना हो तो करें, और फिर से आके बैठे, फिर से प्ले दबाएं। हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जाएं, भाग के आए। A small rod of length 2 मिलीमीटर, कह रहे हैं 2 मिलीमीटर छोटी सी लेंथ है, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 30 पे पड़ा है, इमेज की लेंथ पूछी है। बेटा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बेसिकली मैग्निफिकेशन की बात होने वाली है यहाँ पे। ये करते हैं, पहले बोर्ड को चमकाया जाए। हाँ भाई देखो, ये है कॉनकेव मिरर। राइटिंग फिर से खराब होती हुई, फोकल लेंथ 20, ओके, ऑब्जेक्ट 30 पे, तो फोकस से डिस्टेंस कितना हो गया 10, x1 हो गया 10, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 2 mm का। फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट ml इज माइनस ऑफ mt स्क्वायर, याद है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v बाई यू, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस यू, या f बाई x1 ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेना हो तो f बाई x1 ले लेते हैं। x1 है 10, तो क्या हो जाएगा 20 बाई 10 दैट इज 2, मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गिवन था क्वेश्चन में 2, तो साइज ऑफ इमेज क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, माइनस खाली ये बता रहा है इन्वर्टेड हो, माइनस खाली क्या बताता है इन्वर्टेड, तो साइज पूछा है तो 8 mm दैट इज ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो वेव्स एक जगह पे सुपरपोज कर रही हैं, एक की इक्वेशन दे रखी A1 sin ओमेगा t, दूसरे की A2 sin ओमेगा t प्लस फाई, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। अब आपको लग रहा होगा A sin ओमेगा t इक्वेशन ऑफ वेव कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। इक्वेशन ऑफ वेव तो A sin kx प्लस ओमेगा t या A sin ओमेगा t माइनस kx टाइप की होती है, या प्लस फाई भी साथ में लगा लीजिए। तो बेटा किसी भी x पे तो पार्टिकल SHM ही करते हैं ना, आप कह लीजिए मतलब बेसिकली एक ही पॉइंट में दो SHM उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, समझ गए ना आप बात। और जब सुपरपोजिशन होता है SHM का, एक का इक्वेशन हो A1 sin ओमेगा t, दूसरे का A2 sin ओमेगा t प्लस फाई, तो रिजल्टेंट SHM का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बोलेंगे साथ साथ में, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। मैं फिर बोल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, अरे सुन लो ना यार। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक का एम्पलीट्यूड A1 हो, एक का एम्पलीट्यूड A2 हो, तो और बीच में फेज डिफरेंस फाई हो, तो रिजल्टेंट SHM का या रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड आता है वो क्या आता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। कर लेंगे सर, कैसे? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू कॉस पाई बाय 3। आई होप आप लोग कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन बेटा कब होता है? जब ओपनिंग का साइज और वेवलेंथ का ऑर्डर सेम, व्हेन एम्पलीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। तो कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन अगर इन तीनों में से देखने हो तो कौन सी है बेटा? फर्स्ट वाली। जब लैम्डा बहुत बड़ा हो तो भी नहीं होता है, जब ओपनिंग बहुत बड़ी हो तो भी नहीं होता है। तो बेटा डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है? व्हेन ओपनिंग का साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, दैट इज a बाय लैम्डा इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। अगला कह रहे हैं एरियल स्पीड va है, तो बताओ कितनी हाइट पे सैटेलाइट है अर्थ से? कितना बकवास क्वेश्चन है, एरियल स्पीड लेकिन याद है हमको? मैं तो भूल गया, हाफ आर क्रॉस v याद है? और याद दिलाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, थका थका चेहरा नहीं बनाएंगे। ये है अर्थ, धरती माता, प्रणाम कर लो भाई, नमस्ते। ये सैटेलाइट चाची घूम रही इधर उधर, कैसे घूम रही है? ठीक है। अब देखो बेटा हमसे पूछी एरियल वेलोसिटी कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों? ये है पोजीशन वेक्टर, बहुत बढ़िया शानदार। यूवी डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया शानदार। यहाँ पे आ गई ये, अगर आर ये ds तो ये क्या हो जाएगा r प्लस ds, भैया r प्लस ds। अब ये एरिया कितना हो जाएगा?
ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम का एरिया होता है ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ आर क्रॉस आर प्लस ds, आर क्रॉस आर 0, आर क्रॉस ds, हाफ आर क्रॉस ds, ये हो गया छोटा सा एरिया जो स्वीप किया अपॉन टाइम, dA बाई dt, एरियल वेलोसिटी हाफ आर क्रॉस v। किसने कहा सर m से डिवाइड कर दो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने किया। कहते m से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने कर दिया। r क्रॉस mv क्या होता है l, ठीक है, l बाई 2m, ये आपको याद रहना चाहिए इसलिए आपको बता दी, क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई आपको, l बाई 2m जस्ट अगले पेपर के लिए, क्या पता FST 26 में आ जाए। और बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर अभी अच्छा नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला पेपर अच्छा करेंगे, FST 26 अच्छा करेंगे, 27 अच्छा करेंगे, नहीं तो 30 अच्छा करेंगे, है ना, पक्का आगे बढ़ेंगे बेटा। नीट को तो फोड़ के रहेंगे, पर बेटा अपने दिमाग में एक ही चीज छापनी है बेटा, लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बोला था, सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन, सक्सेस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा सक्सेस बेहद जरूरी है, सक्सेस चाहिए ही चाहिए, आपको कामयाब होना ही पड़ेगा बेटा। अगर नहीं होना है तो बेटा अगली बार से FST देना ही बंद कर दो, है ना। देना है तो बेटा सॉल्यूशन भी देखो, मेहनत भी करो, आगे बढ़ो बेटा, तभी मजा आने वाला है बेटा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है बेटा। सक्सेस बेहद जरूरी है ना। आपको बेटा आपको कामयाब होना है बेटा, माँ बाप को खुश करना है, बार बार आपको बोल रहा हूँ बेटा, आपको ही कह रहा हूं बेटा, माँ बाप को खुश करना है तो बेटा आज रात को भी जागो, मेहनत से पढ़ो, नंबर नहीं आए तो कमी ढूंढो और उस कमी को पूरा करो, उस कमी को भर दो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, कमी को मेहनत कर डालो बेटा। आज मेहनत कर लो, कल पे ऑफ करेगी, आज मेहनत कर लीजिए। प्यारे बच्चों मेरी अगर बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से बेटा, आप ही को कह रहा हूं बेटा, अगर आज मेहनत करेंगे तो कल पे ऑफ करेगी बेटा। मेहनत कर लीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, मतलब खून पसीना एक एक कर दीजिए बेटा, दिन रात एक कर दीजिए, पूरी मेहनत करिए, फुल फोर्स लगा दीजिए और कामयाब होके दिखाइए बेटा। बेटा आपको कामयाब होना है, माँ बाप को खुश करना है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है ना बेटा। तो बेटा आज मेहनत करिए ताकि कल खूब सारी जॉब्स दे पाए लोगों को, लोगों के लिए बेटा, है ना, आप एक होप बन पाए, है ना, बहुत ज़रूरत है बेटा। तो कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे बेटा, है ना, और लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ठीक है। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा चार्ज अप रहिए बेटा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, है ना। बाकी हम चिल्लाएंगे नहीं, आपको रीजन मालूम ही है ना, वो गड़बड़ हो जाता है गला, पानी पीते हैं इसी बात पे, आप भी पियेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन का है, अच्छा अरे सॉरी काट दी, मिटा दी, हाफ आर क्रॉस में। देखो ये तो इलिप्टिकल हो कैसा भी हो, हर एक के लिए हाफ आर क्रॉस भी आती है। तो हमारा जो सैटेलाइट होता है आपको मालूम ही है, ये धरती माता है, ME मास ऑफ अर्थ, सैटेलाइट चवन्नी सैटेलाइट घूमेंगे, हाफ आर क्रॉस वी। ये क्या आ गया बच्चों, एरियल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू क्या है VA, और अगर R और V परपेंडिकुलर है तो RV sin 90, हाफ RV, और R क्या हो जाएगा RE प्लस H, ये RE और ये H, RE प्लस H। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बोलो बोलो, √GME बाय R, √GME बाय R। किसी ने कहा R को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा RE प्लस H, कहते लिख दो, फिर मैंने लिख दिया। कहते सर RE स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा, मैंने कहा कहाँ मजा आएगा, कहते GME बाय RE स्क्वायर G बन जाएगा, मैंने कहा क्यों क्यों बनाना चाहते हो, कहते ऑप्शन उस फॉर्म में गिवन, मैंने कहा ओके। अच्छा एरियल वेलोसिटी VA क्या रखी, VA क्या रखी, तो ये एरियल वेलोसिटी कर लेंगे आगे, मैं करूं स्क्वायरिंग करनी है, VA स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, भाई सही से लिखना है यार, और यहाँ पे RE प्लस H आएगा, यहाँ पे RE प्लस H स्क्वायर, तो RE प्लस H बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे G आएगा, तो G को नीचे ले आइए, और RE स्क्वायर का √RE हुआ था, उसका स्क्वायर कर दिए, फिर से RE स्क्वायर, RE स्क्वायर भी इधर आ गया। अब बस H निकालना है, माइनस RE करना है, कौन सा ऑप्शन हो गया, 4VA स्क्वायर बाय G RE स्क्वायर माइनस RE, ऑप्शन 1 बेटा इसी में से करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, हाफ RV, एरियल वेलोसिटी हो गई हाफ RV, हाफ
आर प्लस एच, जिसको मैं आर ही कह रहा हूं, इन्होंने आर कह रखा है। वी क्या होगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर, और रेडियस क्या है, आर प्लस एच, अगर एच हाइट पे है तो बेटा बस इसी को ही हमने क्या किया, आर स्क्वायर से डिवाइड किया ताकि ये स्मॉल जी बन जाए और यहीं से एच निकालना है। बस इतना सा काम है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। थोड़ा सा बेटा खुद से भी कलम चलाएं, पक्का हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा। और इसके बाद अगर मेरे को बताना है ना बेटा, अगर आंसर तक बिल्कुल हल्के हल्के पहुंचाना है तो बेटा फिर मैं कह रहा हूं कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। कलम उठाइए, खुद से करिए, अगले सॉल्यूशन से पहले पूरे आंसर तक पहुंचिए और फिर आगे बढ़िए। मैं करूं, आप करेंगे। कह रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले बोहर ऑर्बिट में लेमडा है, दूसरे में क्या होगी? बेटा 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा याद है, यहीं से निकालते हैं mvr इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई। लेमडा को लिखा था h बाई एम वी, और यहीं से आया था mvr इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई। मास्टर इक्वेशन ये है। लेमडा की वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा पहले ऑर्बिट में, है ना, ये लेमडा एन के लिए, nth ऑर्बिट के लिए, और ये n को नीचे ले आइए, 2 पाई 0.53 n स्क्वायर बाय जेड, n स्क्वायर बाय जेड, एक n काट दो नीचे आके, है ना, तो n के प्रोपोर्शनल है। तो अगर पहले ऑर्बिट में जो भी वैल्यू दूसरे ऑर्बिट में डबल होगी, तो पहले ऑर्बिट में लेमडा है तो दूसरे में क्या होगी, डबल, तीसरे में क्या होगी, 3 लेमडा, चौथे में क्या होगी, 4 लेमडा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है बेटा, प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अगर पहले में लेमडा तो दूसरे में 2 लेमडा, तीसरे में 3 लेमडा, चौथे में 4 लेमडा, एंड सो ऑन। ओके, अब बेटा कह रहे हैं 5 मिनट में जो एक्टिविटी है वो एन नॉट से एन नॉट बाई ई हो गई। एक्टिविटी एन नॉट, ओ डर गए, एन नॉट तो हमारे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते थे, इन्होंने एक्टिविटी को एन नॉट कह दिया। हो, अब क्या करेंगे? हो कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं भैया। एक्टिविटी बेटा होती थी ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। मीन लाइफ क्या होती है, 1 बाय लेमडा। मीन लाइफ क्या होती है, टी मीन इज 1 बाय लेमडा, और 1 बाय लेमडा में कितना हो जाता है, ए नॉट बाय ई हो जाती है एक्टिविटी। अच्छा, 5 मिनट जो है वो मीन लाइफ है। हाफ लाइफ पूछिए, अरे मीन लाइफ इंटू 0.693, 0.693 बाय लेमडा होती है हाफ लाइफ, और 0.693 मतलब ln2, तो ln2 इंटू मीन लाइफ इज हाफ लाइफ। तो मीन लाइफ है 5 मिनट, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 5 ln2 मिनट्स, 5 ln2 मिनट्स। मैं फिर से बोल दे रहा हूं प्यारे बच्चों, a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, ये एक्टिविटी एट टाइम t होती है। मीन लाइफ जो होती है टाउ से डिनोट करते हैं, होती है 1 बाय लेमडा। हाफ लाइफ जो होती है वो होती है ln2 बाय लेमडा, दैट इज ln2 इंटू टाउ। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल बातें हैं। मीन लाइफ दे रखी है 5 मिनट, तो हाफ लाइफ हो जाएगी ln2 इंटू 5 मिनट, दैट इज ऑप्शन 1। बहुत बढ़िया, आया। अब बेटा आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स, क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ज्ञान दे रहा हूं। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इसलिए हर एक पार्ट उतना ही टाइटली पैक्ड होता है, हर एक पार्ट उतना ही टाइटली पैक्ड होता है। इसलिए न्यूक्लियर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो अगर 8:27 मास में अगर फिजन हुआ, 8:27 मास में फिजन हो, कह रहे छोटे वाले की डेंसिटी क्या होगी अगर पहले होती? अरे हर न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है भैया, हर एक पार्ट उतना ही टाइटली पैक्ड है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट रेंज है, हर पार्ट की डेंसिटी वही होती है। अगर हर पार्ट की डेंसिटी वही होती है तो यहां से ज्ञान क्या मिल रहा है बेटा, तो रो ही रहेगी डेंसिटी, है ना। तो अगर कोई बड़े वाले की डेंसिटी कहेगा तो भी रो। याद करिए न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट से ही तो बोला था। अगर ZX ए न्यूक्लियस है, ए मास नंबर है, इतने न्यूक्लियॉन्स है, 1 न्यूक्लियॉन का मास m, ए न्यूक्लियॉन्स का am अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, r क्यूब प्रोपोर्शनल टू a, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। कहां से आया था कि कहां से निकल के आया था, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। कहां से निकल के आया था, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। आई होप। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बेटा, x जो है
एक सेमीकंडक्टर X है जिसमें बेटा हमने किसको डोप किया है, आर्सेनिक को, नपास सब्बी NPAS है ना बेटा, AS फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी को डोप किया है। ये N टाइप है, X वाला N टाइप बन गया है ना। और Y वाले में हमने बेटा किसको डोप किया है, Y वाले में डोप किया हमने इंडियम को, बलगेंटल IN बेटा, ये थर्ड ग्रुप का है तो ये P टाइप बन गया। इसको लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, इसको नेगेटिव टर्मिनल, N को बेटा पॉजिटिव से लगाया और P को हमने N टाइप से लगाया। तो बेटा ये PN जंक्शन डायोड है और बेटा जो X है वो N टाइप है, जो Y है वो P टाइप है और बेटा ये जो PN जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बेटा वेलोसिटी है EM वेव की 2 × 10 की पावर 8, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r पूछा है। C होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, और V होता है 1/√μ एप्सिलॉन, सॉरी, और ये बेटा क्या बन जाएगा, μ0 μr एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है, और C/V होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप n कह लीजिए, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, √μr एप्सिलॉन r। ठीक है, और μr 1 दे रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √of एप्सिलॉन r। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V और वेलोसिटी ऑफ EM वेव बेटा मेरे को दे रखी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, ये चल रहा था 34। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2 क्योंकि 3 × 10 की पावर 8 और ये वेलोसिटी दे रखी 2 × 10 की पावर 8, 3/2 इज इक्वल्स टू √ एप्सिलॉन r, यही बताना है एप्सिलॉन r, 9/4। एप्सिलॉन r क्या आ जाएगा बेटा, 9/4 स्क्वायरिंग कर दी, दैट इज 2.25, दैट इज ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 3 वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी हैविंग एम्पलीट्यूड 10, 4 एंड 7 है ना, अराइव एट अ गिवन पॉइंट विद सक्सेसिव फेज डिफरेंस π/2। तो बेटा कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। 2 क्वेश्चन आ गए हैं तो बेटा इसको तुमको वेक्टर फॉर्म वाले से ही करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन बेटा क्या होता है, वेक्टोरियली ऐड करते हैं एम्पलीट्यूड्स को, और फेज डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली बीच में एंगल होता है वेक्टर्स के। तो 10 एक का है, 4 दूसरे का है, 7 तीसरे का है, 10 - 7 3 हो जाएगा और ये 4। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड 5, √3² + 4² क्या आ जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा ये पिछले पेपर में भी मैं आपको करा चुका हूं, FST 19 में भी आया था ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v हैज डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। प्रोटॉन को अगर एक्सेलरेट करेंगे सेम पोटेंशियल डिफरेंस से तो पूछ रहे हैं बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी। लैम्डा होता है h/mv, mv होता है √2mk, काइनेटिक एनर्जी होती है qv, ev, दोनों केस में यही आएगी। खाली एक में मास इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, एक में मास प्रोटॉन का आएगा। तो प्रोटॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा इनटू √m/M, क्योंकि यहाँ खाली M आना है, प्रोटॉन का मास आना है तो √m से मल्टीप्लाई करिए और √M से डिवाइड कर दीजिए तो अपने आप बन जाएगा h। एक्चुअली प्रोटॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो h/√2m, ev आनी है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए आपको ये मिल जाएगा, है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बताना है अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉलिड स्फीयर है, रोल करता हुआ जा रहा है ना। v0 सेंटर ऑफ मास की स्पीड है सॉलिड स्फीयर के। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बेटा, बोलेंगे एक बार से फटाफट। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। ठीक है, क्या होता है 2/5 mr²। तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड के अबाउट कितना हो जाएगा, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, 7/5 mr² इंटू ओमेगा, r ओमेगा को v कह लीजिए, तो 7/5 m v0। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। 7/5 mr² ओमेगा आएगा इसके अबाउट, ये i ओमेगा ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इसके अबाउट, है ना बेटा। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है i ओमेगा। ठीक है, तो ये 7/5 m v0r। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा क्वेश्चन भी बेटा 3-4 FSTs पहले मैंने कराया था। हाँ डेफिनेटली वैल्यूज तो चेंज हैं,
ये एक YouTube है, कह रहे हैं टॉप लेवल बराबर पे आ रही है। ये एक मीडियम y है जिसकी डेंसिटी जो है y वाले की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ y ही बतानी है, रो है। और यहाँ पर बेटा y के नीचे जो है वो मरकरी है जिसकी डेंसिटी 13.6 इंटू 10 की पावर 3 होती है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 होती है। और यहाँ 10 सेंटीमीटर का x है, x की डेंसिटी दे रखी है। अब बेटा मेरी बात सुने, जो यहां प्रेशर होगा वही यहां प्रेशर होगा, क्योंकि बेटा बॉटम में तो प्रेशर सेम होगा, तो P माइनस रो जी एच, P माइनस रो जी एच, जहां तक सेम डेंसिटी होती है ना बॉटम से, वहां तक बेटा प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल पे बराबर होता है, क्योंकि यहाँ P है, यहाँ पे भी P होगा, नहीं तो बेटा लिक्विड फ्लो कर रहा होगा। सोचो यहाँ पर बेटा अगर प्रेशर अलग अलग होगा तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स अलग अलग आ जाएगा। तो बेटा अब जहां तक सेम लिक्विड है वहां तक बेटा प्रेशर सेम आएगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच। पी ए तो वही है ना, रो एक्स जी 10 इज इक्वल्स टू रो वाई जी 8, क्योंकि ये 8 तक है ये वाला लिक्विड, और मरकरी 2 है, प्लस 13.6 जी 2। बेटा रो एक्स आपको पता है, रो वाई आपको बताना है ना। आप वैल्यूज पुट करें, रो एक्स जो है बेटा वो कितना दे रखा है 3.36, 3.36 इंटू 10, क्योंकि जी तो कट जाएगा, ओ जी काटना था 6 काट दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख देंगे। तो 33.6 हो जाएगा, 3.36 इंटू 10 33.6 माइनस 27.2, 33.6 माइनस 7.2 बाई 8, ये रो वाई आ गया। अब ये कितना हो गया 33.6 माइनस 7.2, 27.2, ये हो गया बेटा 3.2 प्लस 3.2 6.4, 6.4 बाई 8, ये आ गया रो वाई। डेंसिटी ऑफ वाई 0.8, बेटा 1 से कम आ रही है, और 1 से कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूं। इसके बाद कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार बेटा मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं, मतलब अनेकों बार मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं बेटा। जो कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, आइए फिर देख लेते हैं। फिर से याद दिला देता हूं बेटा, करने का तरीका क्या होता था। ये सोर्स है T1 टेम्परेचर पे, है ना, और ये इंजन है, इसने W वर्क किया और T2 टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट कर दिया। क्या बोलता था मैं बेटा, यहां से Q1 एनर्जी आई, W वर्क किया, Q2 निकल गई। Q1 आई, W इंजन ने वर्क किया और Q2 धुआं निकल गया। ठीक है, Q1 क्या होता है T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होता है T2 डेल्टा एस। कैसे लिख रहे हो भाई, तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 डेल्टा एस। ठीक है, अब यहां पर ये इन्होंने क्या किया, दो इंजन को क्लब कर दिया। ये T1 जो पहले वाले का टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर वो 800 है, इससे इंजन 1 के पास एनर्जी आई, कुछ वर्क हुआ W, दूसरे इंजन को चली गई कुछ T2 टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर क्या कह रखा है T2, हाँ, T2 टेम्परेचर पे दूसरे इंजन के पास चली गई एनर्जी। ठीक है, उसने भी वही वर्क किया और कितने टेम्परेचर पे बाहर निकल गई, 300 टेम्परेचर पे। ये वर्क और ये वर्क सेम है, इस पे 800 पे आ रही है, T2 पे जा रही है, इसमें T2 पे आ रही है, 300 पे जा रही है, और वर्क डन होता है T1 माइनस T2 डेल्टा एस, 800 माइनस T2 डेल्टा एस, और इसमें कितनी हो रही है T2 माइनस, इसमें जो टेम्परेचर है आने वाले का वो T2 और जाने वाले का 300, आने वाले का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस। ये काटेंगे, यहां से T2 को निकाल लेंगे, T2 कितना आ रहा है बेटा 1100 बाई 2 550। बेटा आने वाले का टेम्परेचर माइनस जाने वाला टेम्परेचर, मतलब सोर्स टेम्परेचर माइनस रिजेक्शन वाला टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस। तो 800 माइनस T2 डेल्टा एस इसका वर्क डन, T2 माइनस 300 डेल्टा एस इसका वर्क डन, बस बराबर कर दिया, T2 आ गया 550। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, जिसका टेम्परेचर T है, Q एनर्जी
लिबरेट कर रही है, दूसरी बॉडी है सेम डायमेंशन की, है ना, लेकिन उसकी एमिसिविटी 1/4 है और टेम्परेचर 2T है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, जो बेटा पावर एमिटेड होती है बेटा वो सिग्मा ए टी की पावर 4 होती है ब्लैक बॉडी से, और किसी अदर बॉडी से ई सिग्मा ए टी की पावर 4। तो सिग्मा ए टी की पावर 4 की जो वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है क्यू। जो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन है वो सिग्मा ए टी की पावर 4 दे रखा है। अब कह रहे हैं बताओ 2T टेम्परेचर पे दूसरी बॉडी से जिसकी एमिसिविटी 1/4 है, 1/4 सिग्मा ए 2T की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 4 16, 16/4 4, 4 सिग्मा ए टी की पावर 4 आ रही है दूसरी बॉडी से, दैट इज ये क्या हो गई प्यारे बच्चों 4Q। क्या हो गई प्यारे बच्चों 4Q। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अगला है प्यारे बच्चों, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बी एंड सी, इक्वल रेडियाई, कैरी इक्वल चार्जेस इन देम, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then in contact with C. Final force of repulsion between B and C. बेटा ये तो 2 बार आ चुका है, एक बार आया था FST 13 में, है ना, सुंदर सा फिगर था बेटा, मैंने आपको बताया था, है ना, और दूसरी बार भी आया था, मेरे को तब याद नहीं है। FST 13 का तो ये क्वेश्चन है ही। बता रहा हूं बेटा, बी और सी दो कंडक्टर्स हैं, ये बी है ये सी है, इक्वल चार्ज है क्यू, है ना। अब क्या कर रहे हैं बेटा, बीच का फोर्स क्या है F, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये है F। अब बेटा हमसे कह रहे हैं, हमने क्या किया, अ थर्ड कंडक्टर हैविंग सेम चार्ज एज दैट ऑफ B, अ थर्ड कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद B। अब बेटा B के साथ कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q/2, Q/2 हो जाएगा, Q/2 और Q/2। ये सेम रेडियस का है, फोटो में अब लग रहा होगा सेम रेडियस, है ना। ये B है और ये दूसरा A है, मान लो जो अनचार्ज वाला था उस पे भी ये हो गया। और फिर कह रहे हैं अब वो जो अनचार्ज वाला था पहले B के साथ कॉन्टैक्ट मिला है, फिर C के साथ कॉन्टैक्ट मिला रहे हैं। अब बेटा Q/2 था, इसका Q है, क्योंकि बराबर साइज है इसलिए फिर बराबर बराबर बढ़ जाएगा, फिर A पे जो चार्ज हो जाएगा इसके बाद वो क्या हो जाएगा 3Q/4, क्योंकि Q/2 प्लस Q, 3Q/2 अपॉन 2, 3Q/4 हो जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि अब बताओ कि B और C के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना आएगा। B पे चार्ज Q/2 हो गया, C पे 3Q/4 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 इंटू 3Q/4, 3/8 टाइम्स ऑफ पहले वाला। अगर पहले F था तो अब 3/8 टाइम्स हो गया, दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम रेंज, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी अप्रोक्सीमेटली। हाईएस्ट पॉइंट पे तो बेटा केवल और केवल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचती है, कितने से फेंका है हमने, 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री एंगल पे। तो 20 cos 45 जो वेलोसिटी थी यहां पर भी वही आ जाएगी, 20 cos 45, x कंपोनेंट तो जो है वो चेंज होता नहीं है, ये क्या आ जाएगा 1/√2, 10√2 आ गया। तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, खाली 10√2, Vy तो 0 हो जाता है। इसके बाद 44th टाइम पीरियड पूछा है, ये क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको पहले करा चुका हूं, है ना। आइए फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले मिटो लेते हैं, जगह बना लेते हैं। बेटा जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है ना वही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है ना ये भी इक्विलिब्रियम है। मान लो लिक्विड की डेंसिटी क्या कह रखी है हमको क्वेश्चन में, फ्लोट्स इन अ लिक्विड रो, डेंसिटी रो है लिक्विड की, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी रो नॉट है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसकी लेंथ L है,
अभी इक्विलिब्रियम में। जब मैं इसको अभी बॉयंट फोर्स जो होगा ना इतने पोर्शन पे, वो mg से बैलेंस कर रहे हैं। जब इसको x धकेलेंगे तो इतने पोर्शन पे बॉयंट फोर्स क्या आएगा, ax एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर आई, रो vg ये आया एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स। एक्स्ट्रा फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रीस्टोरिंग फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। क्या आ गया प्यारे बच्चों, ओमेगा क्या आ रहा है, अंडर रूट रो नॉट g बाय रो l, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो। क्या आ जाएगा, 2π अंडर रूट रो l बाय रो नॉट g, 2π अंडर रूट रो l बाय रो नॉट g, दैट इज ऑप्शन 3। करना क्या था, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, x लेंथ अंदर गई, ax एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गई, रो vg जो एक्स्ट्रा फोर्स आया रो नॉट axg, रो vg इज इक्वल्स टू m रो al, रो नॉट al ये हो गया मास, रो अच्छा यहां पे रो नॉट है, रो नॉट किसकी डेंसिटी थी यार, रो नॉट थी मटेरियल की डेंसिटी, यहां रो नॉट आता, रो नॉट al है ना, ये मास हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये पूरे का मास हो गया, m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा में रो नॉट नीचे आ रहा है, ओमेगा में रो नॉट नीचे आ रहा है, और यहां तो रो आएगा, तो ओमेगा में रो ऊपर आएगा और रो नॉट नीचे, तो 2π अंडर रूट रो नॉट l बाय रो जी, 2π अंडर रूट रो नॉट l बाय रो जी, दैट इज ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले एक स्प्रिंग से बांधा, टाइम पीरियड T1 आया, दूसरे से बांधा T2 आया, फिर सीरीज में लगा के बांधा T आया, सीरीज में लगा के बांधेंगे तो क्या आएगा, बता देते हैं भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टू पाई अंडर रूट m बाय k1 आएगा जब पहले से बांधा T1, और T2 क्या होगा, 2π अंडर रूट m बाय k2, और बाद में क्या आएगा बेटा, जब k1 k2 दोनों सीरीज में बांध दिए तो क्या आएगा, ये k1 है, ये k2 है, ये m मास है। अब क्या आएगा बेटा, टाइम पीरियड 2π अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट, और सीरीज में बेटा 1/k इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाय सीरीज में k इक्विवेलेंट क्या था, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, तो ये हो जाएगा 2π अंडर रूट m बाय k1 प्लस m बाय k2। अब बेटा ध्यान से देखिए, आपको t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर दिख रहा है, तो t क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, इतना तो दिख पाएगा ना यार, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो 4π स्क्वायर इसमें भी आएगा, कट जाएगा, बिल्कुल सही, और m बाय k1 m बाय k2, m बाय k1 प्लस m बाय k2 बराबर आ जाएगा, तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको बता पाया हूँ, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी बताया है, लेकिन मेरे को लगता है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी ना हो तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, मेहनत करेंगे बेटा, मेहनत करते रहें लगातार। अगले FST में फिर से मुलाकात होती है, लगातार मैं 2 चैप्टर टेस्ट भी बना रहा हूँ। कभी कभी मैं वैसे आजकल ये देख रहा हूँ कि आप लोग कंप्लीटली बेटा चीज़ें देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे व्यूज से आइडिया लग जाता है कि आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है ना, एंड विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आप लोग कंप्लीटली नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग इतनी बार बोलने के बाद भी पेपर नहीं दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है हमको। कभी कभी मन कर रहा है कि शायद छोड़ दिया जाए ये वाला सारा काम, कि मतलब अगर आप लोगों ने नहीं करना है तो। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वीडियो अपलोड करो और उसके बाद देखते हैं 60-70 बच्चों ने ही देखी है, जो कि फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दे रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं और आप लोग ही नहीं देखेंगे तो बेटा फिर काम नहीं बनेगा। बाहर के लोग देखें या ना देखें ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर अगर बेटा आप लोग ही नहीं देख रहे हैं, बाहर के लोग देखें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर वो भी देख रहे हैं उनका भी फायदा हो, बड़ी अच्छी बात है। पर अगर आप ही नहीं देख रहे हैं जिनके लिए बनाई जा रही है तो बेटा डेफिनेटली एक नुकसान है ना, और हमारा भी टाइम वेस्ट है। तो बेटा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अगली बार ये बात बोलनी ना पड़े। बढ़िया मेहनत करिए बेटा, कोशिश कर रहे हैं बेटा, मतलब रोज रोज सोच के आते हैं आपको क्या बोले, ताकि आपके अंदर आग लगे, आपको मोटिवेशन मिले, है ना। और आप भी पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी बेटा तो फिर थोड़ा सा खराब लगेगा। तो बेटा मेहनत करते रहें बढ़िया करके, और इस बार शिकायत का मौका ना दें। बढ़िया बिल्कुल अपने अंदर बिल्कुल फायर जला लीजिए कि मेरे को कामयाब होना ही होना है। वट एवर बी दी रीजन बनाओ, गोल बनाओ, रीजन बनाओ कि क्यों मेरे को बनना है,
और डिस्ट्रैक्शन भी लिख लो कि ये गोल है, गोल भी याद रहे, डिस्ट्रैक्शन भी याद रहे, ये चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, नहीं होने देना है, ये मेरा गोल है, मेरे को याद रखना है। मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मुलाकात होती है चैप्टर टेस्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ और एफएसटी में जो लोग एफएसटी लगातार देखते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे।